मेरी गर्लफ्रेंड के बिजनेस ट्रिप पर विदेश जाते ही मैंने उसके बनाए सारे अजीबोगरीब नियम एक एक करके तोड़ने शुरू कर दिए। उसने मुझे रात भर बाहर रुकने से मना किया था, लेकिन मैंने फिर भी बाहर रुकने की ठान ली। अगले ही पल नशे में धुत मुझे एक औरत सहारा देकर होटल के अंदर ले गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं पूरी तरह थका हुआ था और अपने बगल में बेड पर चैन से सो रही उस औरत को देखकर हैरान रह गया। मैं बस हाथ बढ़ाकर लाइट जलाने ही वाला था ताकि देख सकूं कि आखिर वो दिखती कैसी है। तभी दरवाजे के बाहर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। एक ने कहा, यंग मास्टर। सोचकर ही डर लग रहा है कि बड़ी मैडम कितनी गुस्सा होंगी। मैंने सुना है कि वो उस औरत की पहचान तक पता करवा रही हैं। दूसरे ने कहा, हाय, इस बार तो यंग मास्टर की खैर नहीं। उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई और फिर मुझे बस उनकी बातें बीच बीच में ही सुनाई दे रही थीं। मैंने अनजाने में अपने बगल में सो रही उस औरत को देखा। उन्होंने कहा था कि वो इस अजीब औरत के बारे में सब कुछ पता करवा रही हैं। अगर ये बात हुओ छिंग्यान के सामने खुल गई तो क्या मैं कल का सूरज भी देख पाऊंगा? ये सोचते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बाहर लोग खड़े थे, इसलिए मैं लाइट जलाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, कहीं उन्हें मेरे बारे में पता न चल जाए। इसलिए मैंने जल्दी से अपना सामान समेटा और खिड़की से भागने का प्लान बनाया। अच्छा हुआ कि कल मैंने अपना फोन साथ रख लिया था। हालांकि पता नहीं अब वो चालू भी होगा या नहीं। आखिर वो इतनी देर तक शराब से भरे ग्लास में पड़ा रहा था। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि ये क्लब हाउस की दूसरी मंजिल थी, ज्यादा ऊंचाई नहीं थी। अगर इससे ऊपर की मंजिल होती तो खिड़की से भागने का रिस्क लेने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती। तभी मेरे फोन पर मैसेज आया। बटलर झो ने लिखा था, यंग मास्टर जियांग छेन, बुरा हो गया। बड़ी मैडम कल रात ही देश वापस आ गई हैं, जल्दी घर आइए। साफ दिख रहा था कि वो कितना घबराया हुआ था, क्योंकि उसने यही मैसेज कई बार भेजा था। मैसेज देखते ही मैं वहीं जम गया। हुओ छिंग्यान देश वापस आ गई? कांपते हाथों से मैंने मिस्ड कॉल्स देखी। जिस हुओ छिंग्यान को मैंने अपने लिए खतरा घोषित कर रखा था, उसकी कुल 17 मिस्ड कॉल्स थीं। मैंने सच में उसकी 17 कॉल्स मिस कर दी। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई बाघ के सिर से लगातार 17 बाल नोच ले। अब ऊपर से मैं एक औरत के साथ एक ही बेड पर भी पकड़ा जा सकता था। गलती मेरी थी, तो क्यों ना मैं सीधे उससे ब्रेकअप कर लूं। लेकिन मुझे पता था कि मेरे लिए उसकी दीवानगी इतनी ज्यादा है कि वो कभी इसके लिए राजी नहीं होगी। खैर, कोई बात नहीं। हुओ छिंग्यान कल रात ही वापस आई है। उसके इतने सारे सोशल कमिटमेंट्स हैं और वो इतनी बिजी रहती है कि शायद अभी तक घर पहुंची भी नहीं होगी। मैं तुरंत घर पहुंचता हूं और ऐसे दिखाऊंगा जैसे कल रात से मैं अपने बेड से हिला ही नहीं हूं। भगवान मेरी मदद करना, बस पकड़ा मत जाना। मैंने ड्राइवर से कहा, लानतियान मैप चलो, किराया डबल दूंगा, बस गाड़ी तेज चलाओ। गाड़ी से उतरते ही मैंने बाकी पैसे का इंतजार तक नहीं किया और सीधे अंदर भागने लगा। मन ही मन मैंने कहा, भगवान मेरी सुन लेना, वो पक्का अभी तक घर नहीं आई होगी। लेकिन लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनने से साफ मना कर दिया था। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और ऐसे धीरे धीरे रिहायशी इलाके में दाखिल हुआ जैसे कल रात मैं घर पर ही था और सुबह उठकर बस कुछ काम से बाहर निकला था। तभी मेरी नजर विला के खुले हुए दरवाजे पर पड़ी। वहां सारे नौकर और माली एक लाइन में सिर झुकाए डर के मारे कांप रहे थे। इस हालत का सिर्फ एक ही मतलब था, हुओ छिंग्यान वापस आ चुकी थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैं पलटकर भागना ही चाहता था, लेकिन लिविंग रूम से आती एक जानी पहचानी रोने की आवाज ने मेरे कदम रोक दिए। किसी ने रोते हुए कहा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मैंने हिम्मत जुटाई और विला के अंदर चला गया। सच कहूं तो मैं बहुत हैंडसम हूं, लेकिन उस वक्त मेरे पास खुद की तारीफ करने के अलावा कुछ और सूझ भी नहीं रहा था। जैसे ही मैं लिविंग रूम में पहुंचा, वहां का दबाव इतना ज्यादा था कि मेरी सांस तक भारी हो गई। तभी एक ठंडी महिला की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, तो तुम्हें आखिर घर वापस आना याद आ ही गया। मैंने दूर देखते हुए कुछ नहीं कहा, बस आंखों के कोने से उसका चेहरा देखने की कोशिश करता रहा और धीरे धीरे हुओ छिंग्यान के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके पास पहुंचते ही मैंने हल्की सी राहत की सांस ली। मुझे अपने पास खड़ा देखकर हुओ छिंग्यान के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर पहले जैसा बिल्कुल भावहीन हो गया। नौकरानी श्याओ हे उसके पैरों के पास घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, बड़ी मैडम, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मुझे सच में इस नौकरी की जरूरत है। मेरी बहन अभी अस्पताल में है और उसकी सर्जरी होनी है। श्याओ हे ने हुओ छिंग्यान की स्कर्ट का किनारा पकड़ लिया। शायद उसे उम्मीद थी कि उसका दिल पिघल जाएगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर मुझे भी बुरा लगने लगा। उस वक्त मैंने कुछ और सोचने की परवाह नहीं की और जल्दी से श्याओ हे को उठाने में मदद की। फिर हुओ छिंग्यान की तरफ देखकर मैंने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? इसे नौकरी से क्यों निकालना चाहती हो? हुओ छिंग्यान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की हल्की सी झलक आ गई और उसकी ठंडी नजर सीधे मेरे चेहरे पर टिक गई। उसने कहा, जियांग छेन, तुम्हें किसने इजाजत दी मुझसे इस लहजे में बात करने की? उसकी बात सुनते ही मेरा दिल कस गया। उस दबाव भरे माहौल में मेरे हाथ अपने आप मुट्ठी में बंध गए। फिर उसने कहा, इस औरत को मेरे घर से बाहर निकालो। 2 बॉडीगार्ड तुरंत आगे बढ़े। मैं फौरन श्याओ हे के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने कहा,
छिंग्यान, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? श्याओ हे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम इसे इतनी बेरहमी से निकालना चाहती हो तो कोई वजह तो होगी ना? हुओ छिंग्यान ने ठंडी आवाज में कहा। सुबह के 7:35 हो चुके हैं और तुम आछेन अभी 5 मिनट पहले ही दरवाजे से अंदर आए हो। तुम्हारे शरीर से शराब की बदबू आ रही है और तुम पूरी रात बाहर रहे हो। फिर उसने मुझसे कहा, आछेन तुम ही बताओ, मैं श्याओ हे से निपटना क्यों चाहती हूँ? उसने थोड़ी शिकायत भरी आवाज में कहा। घर आने के बाद से तुम्हारा पूरा ध्यान श्याओ हे पर है। तुमने एक बार भी मेरी तरफ देखा है? मैं अभी अभी प्लेन से उतरी हूँ, क्या मुझे बुरा भी नहीं लगना चाहिए? पहली बार हुओ छिंग्यान को मुझसे इतने शिकायत भरे अंदाज में बात करते देखकर मैं कुछ पल के लिए जम गया। मेरे दिल में थोड़ी सी ग्लानि जरूर हुई, लेकिन अगले ही पल मैंने आवाज ऊंची करके कहा, हाँ मैं रात को घर नहीं आया। उसके बनाए नियम नहीं मानना मेरी गलती है, लेकिन इसका श्याओ हे से कोई लेना देना नहीं है। तुम हमारे बीच की बातों में इसे क्यों घसीट रही हो? हुओ छिंग्यान ने कहा, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी देखभाल करने की है। अगर ये तुम्हारी ठीक से निगरानी नहीं कर पाई तो सजा मिलना भी इसी का हक है। ये कहते हुए उसने हल्की सी नाक सिकोड़कर बाहर की तरफ इशारा किया। बॉडीगार्ड तुरंत समझ गए। उन्होंने नौकरानी के दोनों हाथ पकड़ लिए और मुझे साइड से निकालकर उसे बाहर ले जाने लगे। ये देखते ही मैंने तुरंत कहा, रुको, इसे जाने दो। मैंने श्याओ हे को अपनी तरफ खींच लिया और हुओ छिंग्यान पर चिल्लाते हुए कहा, जो भी सजा देनी है मुझे दो, इसे नौकरी से मत निकालो। मैंने कहा ना, इसकी कोई गलती नहीं है। मैं खुद चुपके से बाहर गया था और इससे झूठ बोला था। अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दो। मेरी बात सुनकर बॉडीगार्ड्स की हिम्मत ही नहीं हुई कि वे आगे कुछ करें। वे मजबूरी में हुओ छिंग्यान की तरफ देखने लगे। मैं लगातार उसे घूर रहा था और न जाने क्यों मेरा दिल भी थोड़ा घबरा रहा था। मेरी बात सुनकर भी वो बिल्कुल शांत रही, बस उसकी आंखों में चोट खाए होने की हल्की सी झलक आई। फिर जैसे वो मेरी बात मान रही हो, उसने कहा, आछेन मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं। अगर तुमने दोबारा इसकी तरफदारी की तो मैं इसे सिर्फ नौकरी से नहीं निकालूंगी। तुम खुद आजमा कर देख लेना। मैं अभी उससे बहस करने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे याद आया कि वो हुओ छिंग्यान है। वही हुओ छिंग्यान जिसके नाम से पूरी इंपीरियल कैपिटल कांपती है। हुओ फाइनेंशियल कंसोर्टियम की मुखिया। वो जो कहती है वही होता है और उसके सामने जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिर में मेरे पास कुछ करने को नहीं था। मैं बस बेबसी से देखता रहा कि श्याओ हे को मेरे पास से घसीट कर बाहर ले जाया गया और घर से निकाल दिया गया। मैं लगातार उसी दिशा में देख रहा था जिधर श्याओ हे को ले जाया गया था। ये देखकर हुओ छिंग्यान अंदर ही अंदर और ज्यादा नाराज हो गई। फिर वो सोफे के पास गई और बैठते हुए बोली, कल रात तुमने क्या किया और कहां गए थे? आछेन मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि सच सच सब कुछ बता दो, वरना अगर मुझे खुद पता चला तो उसके बाद क्या होगा ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं तो गया, अब क्या करूं? वो बहुत गुस्से में लग रही है। मैंने बस श्याओ हे की थोड़ी सी तरफदारी की थी और अब तो मैं उसे आंखों में भी खटकने लगा हूं। अगर मैंने सच बता दिया तो क्या मैं कल का सूरज देख पाऊंगा? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। कल रात बस कुछ दोस्तों के साथ बैठकर बोर्ड गेम खेल रहा था। देर हो गई तो वापस नहीं आया और अपने अच्छे दोस्तों के साथ होटल में ही सो गया। उसने पूछा, कहां गेम खेला था? कौन से दोस्तों के साथ? यह देखकर साफ था कि वो चाहती थी कि मैं एक एक बात कबूल करूं। मैंने लगातार कुछ गहरी सांसें लीं और फिर शांति से कहा, छिंग्यान तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। दोस्त बनाना मेरी पर्सनल बात है, मुझे तुम्हें हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। हुओ छिंग्यान ने ठंडे अंदाज में कहा, जरूरत है या नहीं इसका फैसला मैं करूंगी। फैसला लेने वाली भी मैं ही हूं, क्योंकि तुम मेरे घर में रहते हो, इसलिए तुम्हारी जिंदगी की हर चीज पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए। आछेन तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। फिर उसने कहा, लेकिन फिर मुझे खुद एक एक करके सब पता लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुरंत कहा, तुम उन्हें हाथ भी नहीं लगाओगी? छिंग्यान तुम मेरी दोस्तियों के बीच दखल नहीं दे सकती। मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा हो चुका हूं और मुझे अपनी पसंद से दोस्त बनाने की पूरी आजादी है। हुओ छिंग्यान ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा, जाओ पहले खुद को ठीक से साफ करो। कल रात पूरी रात बाहर रहने और शराब पीकर नशे में होने की बात साफ साफ लिखो। फिर अपनी वो सेल्फ रिफ्लेक्शन लेकर मेरे पास आना और ठीक से माफी मांगना। मन ही मन हुओ छिंग्यान ने सोचा, मेरा आछेन अभी तक मुझे ठीक से समझ ही नहीं पाया। असल में मेरे गुस्से की वजह सिर्फ उसका पूरी रात बाहर रहना कैसे हो सकती है। हाँ, मुझे उसके पूरी रात बाहर रहने पर भी गुस्सा है, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा इस बात पर है कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि इतनी आसानी से किसी के जाल में फंस जाए। अगर मैंने समय पर उसे नहीं रोका होता तो शायद अब तक उसके साथ बहुत बुरा हो चुका होता। लेकिन रहने दो, उसे सेल्फ रिफ्लेक्शन लिखने दो, इससे कम से कम उसका दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। तभी बटलर ने मुझे समझाते हुए कहा, यंग मास्टर आप भी गुस्सा मत होइए, ज्यादा से ज्यादा मैं आपके साथ मिलकर सेल्फ रिफ्लेक्शन लिखने में मदद कर दूंगा। फिर उसने कहा, बड़ी मैडम बाहर से भले ही सख्त दिखती हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल बहुत नरम है। बस गुस्से में उन्हें थोड़ी चिंता हो गई थी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा शांत हुआ। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी मेरी नजर एक नौकर पर पड़ी जो ऊपर से एक गत्ते का डिब्बा लेकर नीचे आ रहा था। डिब्बा मेरे गेमिंग कंसोल से भरा हुआ था। मैं वहीं जम गया और तुरंत उसके पास जाकर पूछने लगा। मैंने कहा, रुको, ये सब कहां ले जा रहे हो?
नौकर ने कहा। यंग मास्टर, बड़ी मैडम ने आपके कमरे के सारे गेमिंग कंसोल्स फेंकने का हुक्म दिया है। मैंने मन ही मन कहा, हम ये देखने में भले ही पुराने और टूटे फूटे लगते हो, लेकिन इन गेमिंग कंसोल्स की मेरे लिए बहुत खास यादें हैं। इन्हें इतनी आसानी से कैसे फेंका जा सकता है? मैंने तुरंत सिर उठाकर उस तरफ देखा जहां हुओ छिंग्यान जा चुकी थी और आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। मैंने चिल्लाकर कहा, हुओ छिंग्यान, तुम्हें मेरे कमरे की चीजें मेरी इजाजत के बिना फेंकने का हक किसने दिया? मैंने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया। तभी मेरी नजर उसकी कॉलर बोन पर पड़े कुछ निशानों पर गई। मैंने कहा, तुम कहती हो कि मैं ठीक से व्यवहार नहीं करता, लेकिन कल रात तुम भी तो बाहर जाकर मौज मस्ती कर रही थी। मुझे तो अब लग रहा है कि तुम भी मुझसे ज्यादा अलग नहीं हो। मन ही मन मैंने कहा, हम हुओ छिंग्यान, आखिरकार मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कुछ तो मिल ही गया। मैंने कहा, तुम सिर्फ मेरे बाहर जाकर मस्ती करने की बात करती रहती हो, लेकिन तुम खुद भी तो कल रात बाहर गई थी। मुझे बेवकूफ मत समझो। क्या तुम भी कल रात बाहर जाकर खेलने नहीं गई थी? मन ही मन हुओ छिंग्यान ने सोचा, मेरा बेवकूफा छेन कितना प्यारा है। लगता है उसे अभी तक पता ही नहीं कि उस रात उसके साथ जो औरत थी वो मैं ही थी, लेकिन मैं उसे बताना भी नहीं चाहती। उसे ऐसे ही बिल्कुल बेखबर रहने देना काफी मजेदार है। ये सोचकर वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और मैं एक पल के लिए वहीं जम गया। मैं तो भूल ही गया कि मुझे उससे क्या कहना था। उसने कहा, आ छेन, जिस दिन तुम्हारे अंदर मुझे अपने सामने झुका देने की ताकत आ जाएगी, उस दिन तुम मुझे भी कंट्रोल कर लेना, लेकिन अभी तो तुम्हारे अंदर वो ताकत है ही नहीं। फिर उसने कहा, इसलिए अभी तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, चुपचाप मेरी बात मानो। हम दोनों स्टडी रूम तक पहुंचे, लेकिन तब तक वो मुझसे कुछ नहीं बोली। मुझे भी बहुत बोरियत हो रही थी। आखिरकार मैं अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन लिखने बैठ गया और वो मेरे पास बैठकर अपने डॉक्यूमेंट्स देखने लगी। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर लिखना शुरू कहां से करूं। मैंने झुंझलाकर सिर खुजलाया और फिर एक गहरी सांस ली। मेरी हालत देखकर बगल में बैठी हुई छिंग्यान हल्का सा हंस पड़ी। उसने कहा, क्या हुआ, लिख नहीं पा रहे? चाहो तो मैं तुम्हें याद दिलाने में मदद कर दूं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर मेरे ऊपर गई और मेरी गलत बैठने की पोजीशन देखकर उसकी खूबसूरत भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने कहा, यह कैसी पोजीशन बना रखी है? अपनी कमर सीधी करो, पैर पर पैर मत चढ़ाओ, पैर पर पैर मत चढ़ाओ। मेरा शरीर थोड़ा हिला और मैं खुद को संभाल नहीं पाया। सीधे नीचे गिरने ही वाला था कि हुओ छिंग्यान ने अनजाने में हाथ बढ़ाकर मुझे संभालना चाहा, लेकिन मेरी वजह से वो खुद भी चौंक गई। जैसे ही मुझे हुओ छिंग्यान की खास खुशबू महसूस हुई, मैं अचानक जम गया। मुझे बार बार लग रहा था कि यह खुशबू मैंने पहले भी कहीं महसूस की है। तभी मेरे दिमाग में कुछ धुंधली यादें चमकने लगीं। हल्की अंधेरी रोशनी में मेरे कान के पास एक मीठी आवाज मुझे बहका रही थी। उसने कहा था, इसे पी लो, इसे पीते ही सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मुझे बस एक बेहद धीमी सी आह सुनाई दी थी। फिर किसी के गर्म हाथों ने मुझे धीरे से संभाला था और अगले दिन मेरी आंख होटल में खुली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि होटल वाली वो अजीब औरत असल में हुओ छिंग्यान ही थी? मैंने हैरानी से कहा, उस रात मेरे साथ किसी ने चाल चली थी, है ना? इसीलिए मैं ठीक से होश में नहीं था। हुओ छिंग्यान ने कहा, हाँ, उस शराब के ग्लास में भी कुछ मिलाया गया था और वो ग्लास तुम्हें श्याओ हे ने ही दिया था। फिर उसने कहा, उस दिन वो पूरे समय तुम्हारे आसपास ही घूम रही थी, बस तुम्हारे शराब पीने का इंतजार कर रही थी। फिर वो तुम्हारे साथ वो थोड़ी देर रुकी और बोली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती मैंने उसे देख लिया था। मैंने तुरंत पूछा, तो इसका मतलब तुम्हें पहले से पता था कि श्याओ हे के इरादे ठीक नहीं थे और इसी वजह से तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया? हुओ छिंग्यान ने बिना किसी भाव के कहा, और क्या, तुम्हें लगा मैं इतनी खाली बैठी हूं कि खास तौर पर एक नौकरानी को निशाना बनाऊंगी? तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और स्पेशल असिस्टेंट ये मियाओ मियाओ की आवाज आई। उसने कहा, बड़ी मैडम मिस्टर ली आ गए हैं। हुओ छिंग्यान ने मेरी तरफ देखकर कहा, आज छेन, मुझे कुछ काम निपटाना है। तुम स्टडी में बैठकर अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन पूरी करो, कोई चालाकी मत करना, मैं खुद आकर चेक करूंगी। इतना कहकर हुओ छिंग्यान मुड़ी और बाहर चली गई। मैं बस उसकी पीठ को देखता रहा। मेरे दिल में अजीब सी उलझन थी। मिस्टर ली ने पूछा, येन, क्या तुम्हें कल रात वाला आदमी मिल गया? हुओ छिंग्यान सोफे पर आराम से बैठ गई और कुछ नहीं बोली, बस अपनी उंगली में पहनी अंगूठी से खेलने लगी। उसके पास खड़ी ये मियाओ मियाओ ने उसकी जगह जवाब दिया। उसने कहा, मिस्टर ली, कल रात वाला आदमी अभी तक नहीं मिला है। आप भी कल रात उसी प्राइवेट रूम में थे। क्या आपको पता है कि वहां किसने कुछ मिलाया था? ली यानझोउ की नजरें इधर उधर घूमने लगीं और वो बचने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, मुझे भी नहीं पता। मैं भी उस वक्त येन को ढूंढ रहा था, लेकिन वो रेस्ट रूम जाने के बाद गायब हो गई थी। मैं भी बहुत परेशान था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मन ही मन ली यानझोउ ने सोचा, लानत है, मैंने कल रात पूरी तैयारी की थी ताकि कोई गलती न हो, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि हुओ छिंग्यान इतनी सतर्क निकलेगी। उसने मन ही मन कहा, या मैंने कल रात डायनेस्टी की लगभग सारी स्वीट्स छान मारी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आखिर उसे मुझसे कौन छीन कर ले गया? कितना गुस्सा आ रहा है। हुओ छिंग्यान ने ठंडे अंदाज में कहा, यह मेरी निजी बात है, तुम्हें इसकी जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ कहना है? नहीं तो तुम पहले वापस जा सकते हो। ली यानझोउ ने कहा,
हमारे सर्कल में ऐसा कौन है जो नहीं जानता कि मैं खुद को येन येन का मंगेतर मानता हूँ। हमारे घर के बड़े भी कितनी बार हम दोनों की शादी करवाने की कोशिश कर चुके हैं। मुझे हमेशा लगा कि उसने भी मुझे अपना मंगेतर मान लिया है, लेकिन किसने सोचा था कि ये सोचकर उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाई। उसने कहा, येन येन, कल रात जो हुआ उसके बारे में मैं दादाजी को कुछ नहीं बताऊंगा, तुम चिंता मत करो। जैसे ही वो आदमी मिल जाता है तभी ये मियाओ मियाओ का फोन बज उठा। वो फोन उठाने के लिए दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं जमीन पर गिरा हुआ था और दर्द से चेहरा सिकोड़ रहा था। मैंने कहा, हाँ हेलो दोस्तों, असल में मैं स्टडी में बैठकर अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन लिख रहा था, लेकिन बोरियत इतनी ज्यादा हो गई कि मैं चुपके से नीचे आ गया। तभी मुझे तीसरी मंजिल से कुछ आवाजें सुनाई दी। मैंने सोचा क्यों न हुआ छिंगयान के कुछ राज सुन लिए जाएं और बाद में जरूरत पड़ने पर उन्हें उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मैं सुनता उससे पहले ही नीचे गिर गया। मुझे देखकर ली यानझो ने मन ही मन हैरानी से सोचा, हुआ छिंगयान के घर में एक आदमी कैसे हो सकता है? वो तो हमेशा मर्दों को अपने आसपास तक नहीं आने देती। हुओ छिंगयान ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें स्टडी में बैठकर सेल्फ रिफ्लेक्शन लिखने को कहा था, तुम्हें यहां ऊपर आने की इजाजत किसने दी? उसने मुझे खींचकर सोफे पर बैठा दिया। मैं उससे बहस करने ही वाला था कि तभी मेरे घुटने में तेज दर्द उठा। हुओ छिंगयान ने पूछा, गिरने से ज्यादा चोट तो नहीं लगी? इतनी लापरवाही कौन करता है? ये मियाओ मियाओ तुरंत मेडिकल किट लेकर आई, लेकिन हुओ छिंगयान खुद उठने के बजाय मेरे सामने आधी बैठी और मेरे घुटने पर दवा लगाने लगी। मैं मन ही मन हैरान था। हुओ छिंगयान आखिर कितनी बड़ी और खास इंसान है। खुद चोट लगने पर भी डॉक्टर आकर उसकी पट्टी करता है, और आज वही खुद एक आदमी के घुटने पर दवा लगा रही है। ये तो हद हो गई। उधर ली यानझो ने मुझे देखकर मन ही मन सोचा, ये आदमी देखने में ही इतना चिढ़ाने वाला है, पता नहीं जानबूझकर येन येन को फंसाने की कोशिश कर रहा है या नहीं। बचपन से ही गरीबी और लोगों की बेरुखी झेलते हुए बड़ा हुआ था, इसलिए मैं सामने वाले की दुश्मनी तुरंत महसूस कर सकता था, और इस वक्त मुझे साफ लग रहा था कि उस आदमी के दिल में मेरे लिए गहरी दुश्मनी थी। मैंने मन ही मन सोचा, कहीं मैंने इन दोनों की मुलाकात तो खराब नहीं कर दी। हुओ छिंगयान मेरे दोस्तों को लेकर मुझे इतना सुनाती है, जबकि खुद एक आदमी को घर ले आती है। आखिर ली यानझो खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, येन येन, क्या मैं जान सकता हूं कि ये कौन है? मैंने खुद आगे बढ़कर कहा, मेरा नाम बाई छेन है, मुझे नहीं पता आपको किस नाम से बुलाना चाहिए। ली यानझो ने तुरंत कहा, अरे मैं येन येन से बात कर रहा हूं, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे अंदर जरा भी तहजीब नहीं है क्या? हुओ छिंगयान ने मुझे देखकर मन ही मन सोचा, छेन ने खुद किसी को सामने से बोलकर अभिवादन किया है, लगता है सेल्फ रिफ्लेक्शन लिखने का थोड़ा तो फायदा हुआ है। मैं मन ही मन सोच रहा था, लानत है, मैं बोलने की हिम्मत भी कैसे करता। अगर उसे पता चल गया कि मैंने अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन में सिर्फ 10 शब्द लिखे हैं तो मेरे साथ क्या होगा, सोचकर ही डर लग रहा है। हुओ छिंगयान ने कहा, यह मेरा छोटा भाई है जो कुछ समय के लिए मेरे घर में रह रहा है, थोड़ा शोर जरूर करता है, लेकिन इसके इरादे बुरे नहीं हैं। मैं मन ही मन बोला, क्या ये मुझे 3 साल के बच्चे की तरह बेवकूफ समझ रही है? मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि हुओ छिंगयान किसी आम से छोटे भाई के साथ इतनी करीब हो सकती है। ली यानझो ने मन ही मन सोचा, 10 साल हो गए। मुझे लगा था कि अब मैं आखिरकार येन येन के साथ रहने में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन अचानक पता नहीं कहां से यह आदमी टपक पड़ा। ऊपर से खुद को इसका छोटा भाई बता रही है। लानत है, ये देखकर मेरा खून खौल रहा है। ये सोचकर उसने दांत पीसते हुए मेरी तरफ घूर कर देखा। उसने हुओ छिंगयान से कहा, छिंगयान, मैं तुमसे अभी कुछ और बातें करना चाहता हूं, हमें भी काफी समय से मिले हुए नहीं हैं। उसकी आंखों में दुश्मनी देखकर मैंने मन ही मन ठंडी सी हंसी हंसी। अचानक मेरे अंदर शरारत करने का जबरदस्त मन हुआ। मैंने कहा, प्यारी बहन येन येन, तुम पहले इनसे बातें कर लो, मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार करता हूं। जैसा मैंने सोचा था, मेरी बात सुनते ही ली यानझो का चेहरा एकदम अकड़ गया। मैं सहारा लेकर खड़ा हुआ और जाने ही वाला था कि तभी मेरा पैर मुड़ गया। उसी वक्त पीछे से 2 हाथों ने मुझे संभाल लिया। जब तक मुझे समझ आया, हुआ छिंगयान ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया था और मुझे लेकर बाहर जा रही थी। उसने कहा, स्पेशल असिस्टेंट, ये हमारे मेहमान को बाहर तक छोड़ आओ। मैं हुओ छिंगयान के नाजुक से साइड प्रोफाइल को देखता रहा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पलक झपकते ही मैं वापस कमरे में पहुंच गया। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया था, लेकिन मेरी नजरें फिर भी अनजाने में उसी के पीछे चली गईं। हुओ छिंगयान ने पूछा, आज छेन क्या हुआ? तुम्हें मेरा जाना पसंद नहीं आ रहा? फिर उसने पूछा, और अभी तुमने मुझे किस नाम से बुलाया था? मैंने कहा, प्यारी। वह मुस्कुराकर बोली, मुझे प्यारी कहने में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर वो मेरे करीब आते हुए बोली, अब अपनी प्यारी बहन येन येन को क्यों नहीं बुला रहे? ये कहते हुए वो फिर मेरी तरफ बढ़ी। मैं घबरा गया और तुरंत दोनों हाथों से उसे अपने पास आने से रोकने लगा। मेरे कान लाल होते देखकर हुओ छिंगयान ने पहली बार मन ही मन सोचा, मेरा आज छेन सच में बहुत ज्यादा प्यारा है। खाली समय में इसे थोड़ा छेड़ना भी काफी मजेदार है। फिर उसकी नजर मेरे चोट लगे घुटने पर गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए चिंता और दर्द की झलक आई। इसके बाद उसने आराम से कहा,
छेन, तुम्हें चोट लगी है, इसलिए फिलहाल तुम्हारी पिछली सेल्फ रिफ्लेक्शन रोक सकती हूं। मैंने तुरंत पूछा, सच में? वो बोली, लेकिन छेन, तुमने मेरी बात नहीं मानी और लापरवाही की वजह से तुम्हारे घुटने में चोट भी लग गई। फिर उसने कहा, इसलिए सेल्फ रिफ्लेक्शन में 1000 शब्द और जोड़ देना, कल मुझे देकर जाना। मैं मन ही मन चिल्लाया, लानत है, मुझे पहले से ही पता था कि इसके पीछे कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। मेरी जिंदगी इतनी दुखी क्यों है? मैंने अभी पिछली सेल्फ रिफ्लेक्शन भी पूरी नहीं की और अब एक और आ गई। हे भगवान, कोई तो मुझे बचा लो। हुओ छिंगयान ने मुझे देखा, होंठों पर हल्की सी मुस्कान लाई और फिर कमरे से बाहर चली गई। उसके काफी दूर चले जाने के बाद ही मैंने अपना लैपटॉप निकाला और असली काम पर लग गया। हालांकि अब मुझे पता था कि उस रात मेरे साथ जो औरत थी वो हुओ छिंगयान ही थी और मेरे साथ कुछ गलत भी नहीं हुआ था। फिर भी मैं पूरी घटना को समझना चाहता था ताकि पता चल सके कि आखिर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश किसने की थी। मैंने कुछ काम किया और स्क्रीन पर क्लब हाउस की सिक्योरिटी फुटेज खुल गई। मैंने उसे शुरू से आखिर तक ध्यान से देखा और पाया कि कल रात की रिकॉर्डिंग के कुछ हिस्से गायब थे। इसके बाद मैंने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया और फिर से क्लब हाउस के सिक्योरिटी सिस्टम में घुस गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मुझे पता चल गया कि कोई और भी मुझे देख रहा था। मैं मन ही मन हंसा और कहा, ओहो, ये तो मजेदार है। सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर पहले से कोई और भी मौजूद है। मैंने कहा, उम्मीद है तुम लोग ज्यादा कमजोर नहीं हो। उधर ऊपर वाले कमरे में हुओ छिंगयान जैसे ही अंदर पहुंची, कंप्यूटर संभालने वाले उसके अधीन कर्मचारी ने तुरंत रिपोर्ट दी। उसने कहा, बड़ी मैडम, किसी ने सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लिया है। हुओ छिंगयान ने आदेश दिया, उसे ट्रैक करो और उसकी सही लोकेशन पता करो। सबने तुरंत काम शुरू कर दिया। कई राउंड तक सिस्टम में मुकाबला चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे वे लोग पीछे हटने लगे। जब उन्हें लगा कि उनका कंप्यूटर पूरी तरह मेरे कब्जे में जाने वाला है तो उन्होंने तुरंत फैसला लिया और वायरलेस कनेक्शन काट दिया। उधर नीचे मेरे कमरे में मैंने मन ही मन कहा, लानत है, किस्मत अच्छी है तुम्हारी। अगर अचानक नेटवर्क बंद नहीं हुआ होता तो अब तक मैं तुम्हारे कंप्यूटर का वॉलपेपर तक देख चुका होता। तभी कमरे के बाहर कुछ हलचल की आवाज आई। मैंने तुरंत लेटकर आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगा। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा बहुत धीरे से खुला। थोड़ी देर बाद वो फिर बंद हो गया। बाहर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देने तक मैं चुपचाप पड़ा रहा। जैसे ही गाड़ी दूर गई, मैंने आंखें खोलीं और राहत की सांस ली। मैंने जल्दी से बहाना बनाते हुए कहा, अंकल, झो यूनिवर्सिटी में अचानक क्लास लग गई है, मैं पहले निकलता हूं। इसके बाद मैं डायनेस्टी क्लब हाउस वापस आ गया ताकि दोस्तों से मिल सकूं। मेरे दोस्त ने मुझे देखते ही पूछा, छेन, तुम ठीक तो हो? अभी तुमने कहा था कि जिस घर में तुम रह रहे हो उसका मालिक वापस आ गया है। फिर उसने कहा, और उसके बाद तुमने काफी देर तक हमारे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। हमें लगा तुम्हारे साथ कुछ हो गया। मैंने तुरंत कहा, अरे मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। मैं भला कैसे बताता कि हुओ छिंगयान ने मुझे पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया था और मेरी सारी अकड़ निकाल दी थी। अगर मैंने ये बात बता दी तो फिर बड़े भाई के नाम पर मेरी थोड़ी बहुत इज्जत भी बचती क्या? उसने पूछा, तो फिर तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई और मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? फिर उसने शक करते हुए पूछा, कहीं शराब पीने की वजह से जिस घर में तुम रह रहे हो उसकी मालकिन ने तुम्हारी अच्छी खातिरदारी तो नहीं कर दी? मैं मन ही मन बोला, लानत है, तुम्हारी नजर इतनी तेज कैसे है? शेन ली और लू शाओ, हम दोनों बचपन से ही अनाथालय में साथ बड़े हुए थे और बचपन से ही साथ खेलते आए थे। असल में हम सिर्फ 2 लोग नहीं थे, हमारे साथ गु यानझोउ और छेंगयान भी थे, लेकिन छेंगयान मुझे छोड़कर जा चुकी थी। गु यानझोउ को सी परिवार ने गोद ले लिया था और उसके बाद ऐसा लगा जैसे वो पूरी तरह बदल गई हो। बाद में मुझे भी सी परिवार ने गोद ले लिया और मुझे लगा कि अब शायद मेरी जिंदगी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। लेकिन नतीजा ये हुआ कि मुझे हुओ छिंगयान के साथ शादी का समझौता करना पड़ा। इसी वजह से मैं फिलहाल हुओ छिंगयान के घर में रह रहा था। तभी मैंने पूछा, उस रात तुम लोगों ने पक्का गु यानझोउ को डायनेस्टी में देखा था? मेरे दोस्त ने कहा, हाँ बिल्कुल पक्का। गु यानझोउ अपने दोस्तों के साथ आई थी। फिर उसने कहा, जब हम वहां खेल रहे थे तो उसने कई बार हमारी तरफ देखा भी था। उसने आगे कहा, मुझे डर था कि उसे देखकर तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। फिर उसने मुझसे पूछा, छेन, क्या तुम्हें शक है कि उस रात जो हुआ उसमें गु यानझोउ का हाथ था और उसी ने किसी से तुम्हारे साथ ये सब करवाया? मैंने मन ही मन सोचा, इतना बड़ा इत्तेफाक आखिर कैसे हो सकता है? जिस वक्त मेरे साथ चाल चली गई उसी वक्त सिक्योरिटी फुटेज भी खराब हो गई और फिर कोई सबूत भी नहीं मिला। ऊपर से उस वक्त गु यानझोउ और श्याओ हे दोनों वहीं मौजूद थे। मैं नहीं चाहता था कि बाकी लोग बेवजह परेशान हो, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा, चलो इस बात को छोड़ो, इस कार्ड में कुछ पैसे हैं, पहले तुम लोग इससे अनाथालय के उन दोनों बच्चों का इलाज करवा लो। फिर मैंने कहा, जितने पैसों की और जरूरत पड़ेगी उसका मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मना मत करना, असल में मेरा साइड बिजनेस हाल ही में अच्छा चल रहा है और मैंने थोड़े पैसे बचा लिए हैं, इसलिए ये तुम्हें दे रहा हूं। इन सालों में हम तीनों ने अनाथालय के बाकी बच्चों की मदद करना कभी नहीं छोड़ा था और मुझे पता था कि इस वक्त उनकी आर्थिक हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऊपर से उन्हें किराया और बाकी खर्चे भी उठाने पड़ते थे।
अगर बच्चों के इलाज का खर्च भी उन्हीं पर डाल दिया जाता तो उनके पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचता। फिलहाल मेरे पास थोड़ी बचत थी, इसलिए बेहतर यही था कि मैं सीधे उन्हें पैसे दे दूं। मैंने कहा, अरे मेरी चिंता मत करो, जिस परिवार के घर मैं रह रहा हूं वह लोग मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और हर महीने मुझे पॉकेट मनी भी देते हैं। तुम लोग बेफिक्र रहो। दोस्तों से विदा लेने के बाद मैं वापस घर नहीं गया, बल्कि मुड़कर फिर से डायनेस्टी क्लब हाउस के अंदर चला गया। इस बार मैंने बड़ी आसानी से वहां के वेटर्स को चकमा दे दिया। मैं दूसरी मंजिल पर घूमता हुआ उस स्वीट के पास पहुंचा जहां मैं कल रात रुका था। अंदर एक क्लीनर सफाई कर रहा था। साफ था कि वहां से सारे सबूत पहले ही मिटाए जा चुके थे। मैंने मन ही मन सोचा, क्या उस रात मेरे आसपास सिर्फ श्याओ हे ही थी या उसके पीछे कोई और भी था जो पूरी डोर खींच रहा था? तभी मुझे याद आया, शेन ली और बाकी लोगों ने बताया था कि गु यानझो पहले ही क्लब हाउस में आ गई थी। तो क्या ऐसा हो सकता है? मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी से टकरा गया। मैंने कहा, सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। सामने वाले ने अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे टकराने की वजह से लगता है मेरा ये हाई फैशन वाला कपड़ा फिर से फेंकना पड़ेगा। मैंने सिर उठाया और सामने गु यानझो को देखा। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड भी खड़े थे। उसका पूरा अंदाज किसी घमंडी बड़े यंग मास्टर जैसा था और उसके मुकाबले में काफी साधारण दिख रहा था। सच कहूं तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन आसमान का फर्क हो। लेकिन फिर भी गु यानझो मेरी शक्ल देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसने मन ही मन सोचा, लानत है, ये पहले से भी ज्यादा हैंडसम कैसे हो गया? पहले भी जब ये कहीं आता था तो हर किसी की नजर अपने आप इस पर चली जाती थी। ये बात तो मुझे और भी ज्यादा चिढ़ाती है। तभी उसके पास खड़े बॉडीगार्ड ने उसके बदले हुए मूड को महसूस किया और तुरंत पूछा, यंग मास्टर, क्या आपको हमसे कुछ करवाना है? गु यानझो ने मन ही मन सोचा, हाँ, मुझे अब इससे जलने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर ये हैंडसम है? अब ये एक ऐसा अनाथ है जिसके पास अपना घर तक नहीं है, जबकि मैं इंपीरियल कैपिटल के सी परिवार का इकलौता यंग मास्टर हूं। मेरी हैसियत इसके मुकाबले आसमान और जमीन जैसी है। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बाई छेन, तुम्हें इस हालत में देखकर तो लगता है कि अब तुम मेरे लिए चारे के रूप में इस्तेमाल होने लायक भी नहीं रहे। फिर उसने पूछा, तुम डायनेस्टी में क्या कर रहे हो? कहीं किसी अमीर लड़की को पटाने तो नहीं आए? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, हालांकि यहां अमीर लोगों की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम यहां से कुछ पैसे कमा भी सकते हो। फिर उसने कहा, चाहो तो मैं तुम्हारा किसी से परिचय करवा दूं? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें यहां की काफी जानकारी लगती है। क्या पहले खुद लोगों से पूछताछ करते फिरते थे? वो तुरंत भड़क गया और बोला, क्या घटिया मजाक कर रहे हो? मैं सी परिवार का यंग मास्टर हूं। मेरे घर से मिलने वाली पॉकेट मनी ही इतनी है कि हर महीने एक लग्जरी कार खरीदी जा सकती है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी तरह पैसों के लिए तरसता हूं? मैंने शांत आवाज में कहा, हाँ, तुम सी परिवार के इज्जतदार यंग मास्टर हो, लेकिन अगर यह खबर बाहर आ जाए कि यंग मास्टर सी ने अपने ही क्लासमेट को मारने की साजिश रची थी तो सोचो कितना बड़ा हंगामा होगा। गु यानझो ने तुरंत कहा, बाई छेन, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने मन ही मन सोचा, यह नामुमकिन है, ये इतना काबिल नहीं हो सकता। मैंने खुद कभी सामने आकर कुछ नहीं किया था। पूरा काम श्याओ हे को सौंपा था। ऊपर से सिक्योरिटी फुटेज भी पहले ही खराब करवा दी थी। इसका शक सीधे मुझ तक पहुंच ही नहीं सकता। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, ओह, तो तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? उसने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं पता। फिर उसने गुस्से में कहा, अगर तुमने मेरी बदनामी करना बंद नहीं किया तो मैं सी परिवार के वकील से तुम्हारे खिलाफ केस करवा दूंगा। इसके बाद उसने अपने बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाकर कहा, तुम लोगों को पैसे किस बात के मिलते हैं? इसे पकड़कर दबोचो। अगले ही पल माहौल ऐसा हो गया जैसे हवा तेज चलने लगी हो और बादल आपस में जुड़कर पूरे आसमान पर छा गए हों। मैंने उसे देखते हुए कहा, छेन। उसने घबराकर पूछा, तुम क्या करने वाले हो? फिर वो बोला, कहीं तुम सच में मुझे मारने तो नहीं वाले? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो तुम थे या नहीं? फिर मैंने कहा, यह बात तुम्हें अपने दिल में सबसे अच्छी तरह पता है। मैंने चेतावनी देते हुए कहा, बस तुम दुआ करो कि मुझे कभी यह पता न चले कि इस पूरे मामले में तुम्हारा हाथ था। फिर मैंने कहा, वरना मैं तुम्हारी सारी इज्जत और हैसियत मिट्टी में मिला दूंगा। हालांकि मुझे पता था कि गु यानझो के स्वभाव को देखते हुए वो कभी इसे कबूल नहीं करेगा, लेकिन उसकी बेचैन और नाजुक आंखों ने मुझे साफ बता दिया था कि मेरे खिलाफ साजिश रचने वालों में उसका नाम पक्का शामिल था। मैंने गु यानझो का कॉलर इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि वो बुरी तरह असहज हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और वो पूरी ताकत से मुझे धक्का देकर दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझे हिला तक नहीं पा रहा था। मैं बस हाथ से थोड़ा सा जोर लगाता और उसे तुरंत सांस लेने में तकलीफ होने लगती। गु यानझो ने मन ही मन गुस्से में सोचा, लानत है बाई छेन, इसने इतनी अच्छी मार्शल आर्ट्स कब सीख ली? कोई आश्चर्य नहीं कि उस रात ये बचकर निकल गया। तभी उसकी नजर के कोने से एक खूबसूरत महिला दाईं तरफ से हमारी ओर आती दिखाई दी। उसके दिमाग में तुरंत एक प्लान आया। गु यानझो ने अचानक कहा, छेन, गलती मेरी है। फिर उसने कहा, मां को कुछ मत कहना। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दो। फिर उसने कहा, मैं तुमसे विनती करता हूं। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी,
यान झो। उस आवाज को सुनते ही मेरा शरीर थोड़ा अकड़ गया। मैंने पलटकर देखा तो मैडम सी हमारी तरफ आ रही थीं। उस कुलीन महिला का चेहरा अब भी उतना ही जवान और खूबसूरत था। 6 साल पहले जब वो मेरी माँ हुआ करती थीं, तब भी उनके चेहरे में कोई खास फर्क नहीं था। मैंने खुद ही उसका कॉलर छोड़ दिया। गु यानझो तुरंत पीछे हटा और जानबूझकर जमीन पर गिर गया। फिर दर्द का नाटक करते हुए खांसने लगा। मैडम सी ने घबराकर उसे उठाया और पूछा, यानझो तुम ठीक तो हो? फिर उन्होंने मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुमने सबके सामने यानझो पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने कहा, क्या अब तुम्हें हमारे सी परिवार की जरा भी परवाह नहीं रही? मैंने मन ही मन कहा, परवाह? कितनी मजेदार बात है। मैंने कभी इस परिवार की इतनी परवाह की थी कि एक बार बारिश में सड़क पर चलते चलते लगभग बेहोश हो गया था। मैंने मैडम सी से कहा, मैडम सी। फिर मैंने कहा, एक बार अपने उस प्यारे बेटे से पूछ तो लीजिए। मैं कुछ और कहता, उससे पहले गु यानझो ने तुरंत बीच में कहा, मां। उसने कहा, आज छेन को कल रात यहां किसी ने परेशान किया था। फिर उसने कहा, जब उसने मुझे भी यहां देखा तो उसे लगा कि उसे नुकसान पहुंचाने वाला मैं ही था। उसने मासूम बनते हुए कहा, प्लीज छेन को दोष मत देना, वो शायद गुस्से में अपना आपा खो बैठा था। मैंने मन ही मन सोचा, वाह क्या शानदार चाल चली है। बस कुछ ही शब्दों में इसने पूरी सच्चाई को उल्टा करके रख दिया। सच में अनाथालय में सबसे अच्छी जिंदगी जीने वाला यही तो है। मैडम सी ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हें खुद बाहर किसी ने परेशान किया और ऊपर से तुम यानझो पर ही इल्जाम लगा रहे हो। फिर उन्होंने गुस्से में कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने गिर जाओगे तो उस वक्त मुझे तुम्हें सुधार गृह भेज देना चाहिए था। कम से कम तुम्हारी यह हालत तो नहीं होती। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, तो क्या मुझे मैडम सी को शुक्रिया कहना चाहिए कि उन्होंने मुझे उस वक्त सड़क पर छोड़ दिया था? मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अफसोस मेरे अंदर जीने की इच्छा काफी मजबूत थी। फिर मैंने कहा, वरना मैं आधी रात को वापस जाकर आपके साथ दिल खोलकर बातें करने की कोशिश जरूर करता। मेरी बात सुनकर मैडम सी का चेहरा बदल गया। वह गुस्से में बोली, तुम आखिर कैसी बकवास कर रहे हो? फिर उन्होंने कहा, कितने एहसान फरामोश हो तुम। गु यानझो ने तुरंत कहा, छेन, मां से इस तरह बात करना ठीक नहीं है। फिर उसने कहा, तुम हद से ज्यादा कर रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि मां का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है? फिर भी तुम उन्हें इस तरह गुस्सा दिला रहे हो। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, अगर तुम्हें पता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो फिर तुम अभी वहीं खड़े होकर उन्हें भड़काने का काम क्यों कर रहे थे? गु यानझो ने मैडम सी से कहा, मां। फिर उसने कहा, अब हमें आज छेन को इस तरह मनमानी करने की छूट नहीं देनी चाहिए। उसने तुरंत कहा, मेरे हिसाब से पुलिस को बुला लेना चाहिए। मैं एक पल के लिए वहीं जम गया। सच कहूं तो मुझे पुलिस बुलाने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर इससे हुओ छिंग्यान को पता चल गया तो तब तो मेरी हालत और भी खराब हो जाएगी। ऊपर से गलती भी तो मेरी ही थी। मैं ही चुपके से बाहर निकला था। मेरा चेहरा अचानक सफेद पड़ते देख गु यानझो को लगा कि मैं डर गया हूं। इससे उसके मन को तुरंत थोड़ी राहत मिली। उसने कहा, जल्दी जाओ, मैनेजर को बुलाओ। उधर दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में हुओ छिंग्यान वीआईपी रूम से बाहर निकली। उसके पीछे एक सूट पहने अधेड़ उम्र की महिला भी थी। अचानक उसने अपना ड्रिंक हिलाना बंद कर दिया, थोड़ा आगे झुकी और नीचे की तरफ देखने लगी। तभी एक जानी पहचानी शक्ल उसकी नजरों में आ गई। वो गुस्से में बोली, तुम कितने एहसान फरामोश हो। हुओ छिंग्यान का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। ओह नहीं। वहां मैडम सी और उनका गोद लिया हुआ बेटा एक हैंडसम लड़के से बहस कर रहे थे। उसके साथ आई महिला ने हैरानी से सोचा, बड़ी मैडम को मैडम सी की इतनी परवाह कब से होने लगी? फिर उसने सोचा, कहीं बड़ी मैडम को सी परिवार के गोद लिए हुए बेटे में दिलचस्पी तो नहीं है? वो तुरंत बोली, बड़ी मैडम, मुझे भी नहीं पता था कि मैडम सी यहां मौजूद हैं। फिर उसने कहा, मैं अभी किसी को भेजकर। हुओ छिंग्यान ने नीचे देखते हुए उसकी बात काट दी, जो सबसे हैंडसम है। फिर उसने कहा, वही मेरा यंग मास्टर है, नाम है बाई छेन। उसका स्वभाव थोड़ा शरारती है, उसका थोड़ा ख्याल रखना। उस महिला को समझ आ गया कि बड़ी मैडम की नजर असल में मैडम सी या उनके गोद लिए हुए बेटे पर नहीं, बल्कि उनके सामने खड़े उस हैंडसम लड़के पर थी। और सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि वो उसे मेरा यंग मास्टर कह रही थी। आखिर ऐसा कौन खास इंसान होगा कि हुओ परिवार की इस वक्त की सबसे बड़ी ताकत खुद उसके लिए कह रही थी कि उसका थोड़ा ख्याल रखना? वो महिला तुरंत बोली, बड़ी मैडम आप बेफिक्र रहिए, अब से मिस्टर बाई से जुड़ी हर बात मेरी जियांग वान की जिम्मेदारी है। मैं उन्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। फिर उसने कहा, मैं अभी जाकर मिस्टर बाई को ऊपर बुलाती हूं। उधर नीचे मैं इस बात से डर रहा था कि कहीं यह मामला सच में हुओ छिंग्यान तक न पहुंच जाए। ऊपर से मेरा इन मां बेटे के चक्कर में पड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन गु यानझो मुझे इतनी आसानी से जाने देने वाला कहां था। उसने तुरंत कहा, बाई छेन रुको, तुमने मां को इतना गुस्सा दिलाया है, अब किस मुंह से यहां से जा रहे हो? वो बार बार मां बोलकर ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे दुनिया का सबसे आज्ञाकारी बेटा वही हो। इससे मैडम सी के चेहरे का गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया। फिर उन्होंने नीचे देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, डायनेस्टी का मैनेजर अभी आता ही होगा। आज तुमने ऐसा हंगामा किया है कि मेरी जैसी एसवीआईपी मेंबर तक नाराज हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मर्जी से यहां से चले जाओगे?
फिर उन्होंने कहा, आज बात सिर्फ मेरी नहीं है, डायनेस्टी का मैनेजर भी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। उनकी नजरों में मेरे लिए घृणा और निराशा दोनों साफ दिखाई दे रही थीं, लेकिन इतने सालों में मैं ऐसी नजरों का आदी हो चुका था, इसलिए मैंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। मैं मुश्किल से कुछ कदम ही चला था कि सामने से 6-7 लोग आ गए और तुरंत मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैंने मन ही मन कहा, क्या ये सब कभी खत्म भी होगा? मैं बस यहां से जाना चाहता हूं। फिर मैंने सोचा, क्या इन्हें लगता है कि इन कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के भरोसे ये मुझे रोक लेंगे? चलो ठीक है, अगर लड़ाई करनी है तो लड़ाई ही सही। कम से कम बाद में सेल्फ रिफ्लेक्शन लेटर लिखना मुझे इन लोगों से पिटने से ज्यादा पसंद होगा। तभी पीछे से जियांग वान वहां आ गई। उसने पूछा, इनमें से मिस्टर बाई कौन है? गु यानझोउ तुरंत बोला, वान जी, आपको खुद आने की तकलीफ क्यों करनी पड़ी? बस मेरा किसी से थोड़ा मतभेद हो गया था। मैंने मन ही मन सोचा, जियांग वान कौन है? यही डायनेस्टी की असली बॉस है। बिजनेस की दुनिया के बड़े बड़े लोग तक उसे थोड़ा सम्मान देते हैं और इज्जत से वान जी कहते हैं। आमतौर पर उसके जैसी शख्सियत को देख पाना भी मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन आज मेरी किस्मत भी कमाल की निकली। मैंने बस मैनेजर बुलाने को कहा था और खुद जियांग वान मेरे लिए मामला संभालने आ गई। मैंने मन ही मन सोचा, घर वापस जाकर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से इस बारे में अच्छी तरह बात करनी पड़ेगी। गु यानझोउ ने अपनी मां से कहा, मां, पिछली बार मैंने जियांग वान के साथ ग्लास टकराकर ड्रिंक की थी और उन्हें अभी तक मेरा चेहरा याद है। फिर उसने मन ही मन सोचा, अब उनका यहां आना पक्का मुझे खुश करने के लिए ही होगा। उसने आगे सोचा, वैसे जियांग वान की शादी हो चुकी है, लेकिन देखने में तो वो काफी आकर्षक हैं। उन्हें पसंद करना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी। मैंने मन ही मन कहा, गु यानझोउ, इतनी जल्दी खुश होने की क्या जरूरत है? वो बस तुम्हें पहचानती हैं और तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी लॉटरी लग गई हो। कोई तुम्हें देखे तो उसे लगेगा कि वो तुम्हारी मां है। गु यानझोउ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें वान जी की पहचान तक नहीं पता? गु यानझोउ ने जियांग वान से कहा, वान जी, खुद यहां आने के लिए शुक्रिया। जियांग वान ने उसे ठंडी नजरों से देखा, फिर एक बड़ा कदम पीछे हटी और सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखा। गु यानझोउ तुरंत बोला, वान जी, ये बदतमीज लड़का खुलेआम आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं खुद इसे सबक सिखाता हूं। जियांग वान ने मेरी तरफ देखकर पूछा, क्या आप मिस्टर बाई छेन हैं? मैंने कहा, हां। फिर मैंने पूछा, आपको मुझसे क्या काम है और आप इतने सारे लोगों को यहां लेकर आई हैं? क्या मुझसे लड़ाई करने का इरादा है? जियांग वान तुरंत बोली, नहीं, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। मिस्टर बाई, आप भी कमाल का मजाक करते हैं। मैं भला आप पर हाथ कैसे उठा सकती हूं? मैंने मन ही मन कहा, लानत है, ये लड़का आखिर मजाक कैसे कर सकता है? मैं कितना बड़ा बेवकूफ होऊंगा जो हुओ परिवार की बड़ी मैडम के प्रोटेक्ट किए हुए इंसान से लड़ने जाऊंगा। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे जानती क्यों है और मेरे साथ इतनी इज्जत से बात भी क्यों कर रही हैं। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं? ये सोचते ही मेरे माथे पर पसीना आ गया। उधर गु यानझोउ ये सब देखकर अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। वो बेचैनी में आगे आया और मुझसे पूछने लगा, बाई छेन, तुम जियांग वान को आखिर जानते कैसे हो? जियांग वान ने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा और कहा, तुम कितना शोर करते हो। फिर उसने कहा, क्या मिस्टर बाई का नाम तुम सीधे मुंह से लेने लायक भी समझते हो? उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को आदेश दिया, इन सबको बाहर निकालो और इन दोनों के नाम डायनेस्टी की ब्लैकलिस्ट में डाल दो। जिंदगी भर यहां आने पर रोक रहेगी। गु यानझोउ घबराकर बोला, वान जी आप? मैडम सी भी हैरान होकर बोली, वान जी ये? गु यानझोउ ने अविश्वास से कहा, ये बाई छेन की मदद क्यों कर रही हैं? ये तो हद हो गई, हमें इस तरह बाहर कैसे निकाल सकते हैं? फिर उसने अपनी मां से कहा, मां, आपको नहीं लगता कि कहीं आज छेन और वान जी के बीच कोई गलत रिश्ता तो नहीं है, इसीलिए वान जी उसका इतना पक्ष ले रही हैं? फिर उसने खुद ही कहा, हां यही बात है, बाई छेन ने जरूर पैसों के लिए जियांग वान से रिश्ता बना लिया है। आखिर जियांग वान की उम्र भी लगभग 40 साल है। बाई छेन जैसा लड़का ऐसे ही किसी अमीर इंसान के हाथों खेलने के लायक है। मैडम सी ने गुस्से में कहा, ये एहसान फरामोश लड़का चाहे कुछ भी हो, एक वक्त पर इसे मैंने गोद लिया था। अगर इसने सच में ऐसी घटिया हरकत की है और बाद में ये बात सबके सामने आ गई तो क्या इससे हमारे सी परिवार की बदनामी नहीं होगी? फिर उन्होंने गुस्से में कहा, मैं सी परिवार की इज्जतदार मैडम होकर डायनेस्टी से बाहर निकाल दी गई और अब आगे से यहां आने पर भी रोक लगा दी गई। अगर ये बात बाहर निकल गई तो मैं अपना मुंह किसे दिखाऊंगी? मैंने मन ही मन कहा, बस हो गया, लानत है, हुओ छिंगयान जरूर आ चुकी है और शायद उसे यहां जो कुछ हुआ है सब पता भी चल गया है। अब क्या करूं? क्या मैं अभी वापस भागकर घर पहुंच सकता हूं? तभी जियांग वान ने मेरी तरफ देखकर पूछा, मिस्टर बाई, आपको कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? मैंने कहा, वान जी है ना? वो तुरंत बोली, नहीं, आप मुझे श्याओ जियांग कह सकते हैं। मैंने मन ही मन कहा, तो इतनी बड़ी हैं कि मेरी मां की उम्र की लगती हैं और मुझे कह रही हैं कि श्याओ जियांग बुलाओ? मैं तो इन्हें लाओ जियांग ही बुलाऊंगा, वो ज्यादा सही रहेगा। मैंने तुरंत कहा, ठीक है, श्याओ जियांग आप अपना काम कीजिए, मैं पहले निकलता हूं। वह बोली,
लेकिन बड़ी मैडम ऊपर प्राइवेट रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। आप जल्दी ऊपर नहीं जाएंगे? मैंने मन ही मन कहा, लो जी, मेरा बुरा सपना सच हो गया। मैं तो पूरी तरह हार चुका हूं। मैं जहां भी जाता हूं ये फीमेल डेमन आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? उधर जियांगवान के पास खड़ा आदमी मन ही मन सोच रहा था, क्या बड़ी मैडम अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई हैं? फिर उसने सोचा, ये तो काफी धीमी निकली। मैंने उसे देखकर मन ही मन कहा, मुस्कुरा लो, तुम्हें आता ही क्या है, बस मुस्कुराना। एक बार और मुस्कुराया ना तो मैं तुम्हें घसीटकर इसी कमरे में ले जाऊंगा और उस फीमेल डेमन का सामना मेरे साथ करवाऊंगा। तभी हुओ छिंगयान की आवाज आई, क्या तुम दरवाजे के बाहर खड़े होकर डोर गॉड बनने का प्लान बना रहे हो? अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने मजबूरी में कहा, हाय। फिर मैंने कहा, गुड आफ्टरनून सिस्टर यान यान, क्या इत्तेफाक है आप भी यहाँ हैं? मैंने मन ही मन सोचा, शायद इसी को कहते हैं कि किस्मत के खेल बड़े अजीब होते हैं। मैंने कहा, सिस्टर यान यान, आप पानी पिएंगी? फिर मैंने कहा, मैं आपके लिए पानी डाल देता हूं। हुओ छिंगयान ने शांत आवाज में कहा, पहले अपने लिए एक ग्लास डालो। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, आखिर घर से चुपके से निकलना आसान तो नहीं होता, तुम्हें प्यास लगी होगी है ना? उसका ये ताना सुनकर मैं अंदर ही अंदर चिढ़ गया। बात सुनने में ज्यादा खतरनाक नहीं थी, लेकिन बेइज्जती ऐसी थी कि सीधा दिल पर लगी। मैं कसम से कह सकता हूं, इस दुनिया में इस औरत से बेहतर ताने मारना किसी को नहीं आता। वो मुझे घूर कर बोली, अब भी आंखें घुमा रहे हो? फिर से सेल्फ रिफ्लेक्शन लेटर लिखना है क्या? मैंने तुरंत कहा, नहीं। फिर सफाई देते हुए कहा, मैं तो बस थोड़ा बाहर घूमकर रिलैक्स करने निकला था। साथ ही रास्ते में अपनी गलतियों पर गहराई से विचार भी कर रहा था। पता ही नहीं चला और मैं गलती से डायनेस्टी तक आ गया। तो सोचा अंदर आकर थोड़ा देख ही लेता हूं। फिर मैंने बिल्कुल गंभीर चेहरा बनाकर कहा, आखिर हम जवान लोगों को दुनिया को लेकर अपनी जिज्ञासा जिंदा रखनी चाहिए। मैं बिना रुके बकवास किए जा रहा था और उसकी तरफ मासूम चेहरा बनाकर देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि मेरी बात सुनकर हुओ छिंगयान का गुस्सा भी नहीं रहा। मैंने मन ही मन सोचा, शायद मैडम का गुस्सा इतना ज्यादा नहीं है। मैं अभी चैन की सांस लेने ही वाला था कि उसने बटलर को फोन कर दिया। हुओ छिंगयान ने पूछा, बटलर झोऊ? उधर से जवाब आया, बड़ी मैडम पूछ रही हैं कि मिस्टर बाई कहां गए? बटलर झोऊ ने तुरंत कहा, छेन, वो क्लास करने गया है। फिर उसने असिस्टेंट ये मियाओ मियाओ से कहा, और असिस्टेंट ये, आप बड़ी मैडम को बता दीजिए कि अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने मन ही मन माथा पीट लिया। यही होता है जब समय रहते अपनी कहानी मैच नहीं की जाती। मैंने सोचा, मैंने उसी वक्त बटलर झोऊ के साथ अपनी कहानी क्यों नहीं मिलाई। ये मियाओ मियाओ ने मेरी तरफ देखकर ठंडी सांस छोड़ी, जैसे मेरी तरफ से पसीना खुद पहुंच रही हो। मैंने सोचा, मरने से पहले थोड़ा और कोशिश कर लेता हूं। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, सिस्टर यान यान, मुझे बाथरूम जाना है। हुओ छिंगयान ने तुरंत पूछा, तुम अपनी क्लास को लेकर इतने सीरियस हो ना, फिर बाथरूम कैसे जा सकते हो? मैंने मन ही मन कहा गया काम से, अब तो मैं सच में गया। मैंने तुरंत कहा, सिस्टर यान यान, मुझे पता है मेरी गलती हुई है। वो बोली, जब तुम्हें पता है कि गलती हुई है तो डायनेस्टी के चारों तरफ 20 चक्कर लगाओ। फिर उसने पूछा, छेन कोई आपत्ति तो नहीं है? मैंने मन ही मन कहा, डायनेस्टी के 20 चक्कर? ये तो नॉर्मल ट्रैक से भी 2 गुना बड़ा है। ये औरत इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? मैंने तुरंत मीठी आवाज में कहा, पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी सिस्टर यान यान, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि दौड़ने से घुटने पर बहुत दबाव पड़ता है। मुझे लगता है मैं कम से कम आधे महीने तक दौड़ ही नहीं पाऊंगा। हुओ छिंगयान ने मेरी बात का विरोध भी नहीं किया, बस उसने कहा, चलो घर चलते हैं। मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, सिस्टर यान यान, जल्दी से गुस्सा शांत कर लीजिए। गुस्सा करने से उम्र बढ़ती है। आप नहीं चाहेंगी कि आपकी इतनी नाजुक गुलाब जैसी स्किन पर झुर्रियां पड़ जाए, है ना? हुओ छिंगयान ने मुझे देखकर कहा, क्या चापलूसी कर रहे हो? फिर उसने पूछा, लेकिन तुम डायनेस्टी भागकर आए ही क्यों थे? मैंने मन ही मन कहा, मैं सच में हार गया। इस फीमेल डेमन की याददाश्त इतनी तेज कैसे है? ये अभी तक उस बात को भूली क्यों नहीं? मैंने धीरे से कहा, मैं बस अपने दोस्तों से मिलने आया था, वो लोग यहां पार्टी कर रहे थे। हुओ छिंगयान ने मन ही मन सोचा, छेन 3 साल तक सी परिवार के घर रहा था और बचपन से ही एक बेसहारा अनाथ रहा है। पहली इंसान जिसे उसने मां कहकर बुलाया था वो मैडम सी थी, इसलिए उसके दिल में मैडम सी के लिए भावनाएं होना स्वाभाविक है। शायद छेन ने मैडम सी को डायनेस्टी आते देखा होगा, इसीलिए वो उनके पीछे यहां तक आ गया। इसके बाद उसने मुझसे और कुछ नहीं पूछा। हालांकि मुझे समझ नहीं आया कि वो अचानक चुप क्यों हो गई, लेकिन सवाल न पूछना ही मेरे लिए अच्छी बात थी। हम दोनों बाहर निकले तो ड्राइवर ने जल्दी से कार का दरवाजा खोल दिया। हुओ छिंगयान ने इशारा करके मुझे पीछे वाली सीट पर बैठने को कहा। मैं अंदर बैठ गया और जैसे ही वो खुद कार में बैठने वाली थी, पीछे से अचानक एक हैरान और खुश आवाज आई। मैडम सी ने कहा, यान यान, कितने समय बाद मिल रही हो? फिर उन्होंने पूछा, तुम देश कब वापस आई? वो आवाज सुनते ही मैं समझ गया कि ये मैडम सी थीं। हुओ छिंगयान ने पीछे मुड़कर देखा। उसके नाजुक चेहरे पर जरा भी भाव नहीं था। उसने उन्हें औपचारिक अभिवादन तक नहीं दिया। मैंने मन ही मन सोचा, कम से कम मुझे तो आंटी कहकर बुलाना चाहिए था, है ना? आखिर वो उम्र में मुझसे बड़ी हैं। मैडम सी ने मुस्कुराकर कहा,
यान यान, अब जब तुम वापस आ गई हो तो हमारे दोनों परिवार आखिर कब साथ में खाना खाने बैठेंगे? फिर उन्होंने कहा, पिछले हफ्ते तुम्हारे अंकल सी और मैं तुम्हारे दादाजी से मिलने गए थे। वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, हुओ छिंग्यान ने ठंडे अंदाज में कहा। फिर कभी? मैडम सी के चेहरे की मुस्कान ज्यादा देर नहीं टिक पाई। उन्होंने जल्दी से कोई बहाना बनाया और वहां से चली गईं। हुओ छिंग्यान ने मैडम सी को जाते हुए देखा और ठंडी आवाज में बस एक बार नाक से फुंकारा। इसके बाद वो भी कार की पिछली सीट पर आकर बैठ गई। घर लौटने के बाद मुझे स्कूल खुलने का नोटिस मिल गया और देखते ही देखते स्कूल खुलने का दिन भी आ गया। सुबह किसी ने मुझे जगाते हुए कहा, उठो, स्कूल शुरू हो गया। मैंने उनींदी आवाज में कहा, हाँ उठ गया। मैं अभी ठीक से कार से बाहर निकला भी नहीं था कि मेरी नजर स्कूल के गेट पर खड़ी एक बेहद महंगी कार पर पड़ी। वो कार जानबूझकर इतनी दिखावे वाली जगह पर खड़ी की गई थी कि हर किसी की नजर उस पर जाए। गुयान झो ने पूरा हाई फैशन आउटफिट पहन रखा था और कार में बैठी मैडम सी से जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, मां मैं स्कूल जा रहा हूं। मैडम सी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है जल्दी जाओ। आज स्कूल का सालाना प्रमोशन डे था, इसलिए स्कूल के गेट के पास लगभग सभी छात्र जमा थे। नतीजा ये हुआ कि सबने मां बेटे के इस प्यार भरे सीन को अपनी आंखों से देख लिया और देखते ही देखते चारों तरफ तारीफों की आवाजें गूंजने लगीं। गुयान झो भीड़ के बीच खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन सोचा, यही जिंदगी तो मुझे मिलनी चाहिए थी। चारों तरफ लोगों से घिरे रहने का ये एहसास सच में कमाल का है। स्कूल में मैंने जो परफेक्ट इमेज बनाई है वो जितनी परफेक्ट होगी उतना ही फायदा मुझे मिलेगा और उतनी ही आसानी से अमीर घरों की लड़कियां मेरी तरफ आकर्षित होंगी। गुयान झो ने मेरी तरफ देखा और मन ही मन सोचा, सच में कितना गरीब और बेकार है। अगर जियांग वान सच में बाई छेन को पसंद करती हैं तो क्या वो उसे इतना गरीब रहने देती कि उसे बस से स्कूल आना पड़े? इसे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? वो यही सोच रहा था कि तभी पास खड़ी कुछ लड़कियों की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। उनकी बातें सुनते ही गुयान झो के होठों पर आई मुस्कान अचानक जम गई। एक लड़की ने कहा, देखो देखो देखो, बाई छेन कितना हैंडसम है। दूसरी ने कहा, मुझे तो लगता है ये गुयान झो से भी ज्यादा हैंडसम है। एक और लड़की बोली, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बिल्कुल, पहले जब बाई छेन नहीं आया था तब मुझे लगता था गुयान झो कितना हैंडसम है, लेकिन बाई छेन के आने के बाद अब गुयान झो उतना हैंडसम लगता ही नहीं। गुयान झो ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। फिर उसने मेरी तरफ देखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बाई छेन। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं एक तरफ खड़ा होकर लगातार जम्हाई ले रहा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि इस फीमेल डेमन को घर पर अचानक क्या हुआ था। सुबह 6:30 बजे ही मुझे नींद से उठा दिया। उसके बाद मुझसे वर्ल्ड क्लासिक्स की मॉर्निंग रीडिंग करवाई और इसे बड़े प्यार से दिमाग फ्रेश करना बताया। दिमाग फ्रेश? मुझे तो ये सीधा सीधा हिप्नोटिज्म लगता है। तभी पीछे से झो मिंग आ गया। उसने मुझे देखकर कहा, किसी का चेहरा देखकर लग रहा है जैसे अभी जलकर राख हो जाएगा। अगर जलन हो रही है तो सीधे बोलना। फिर उसने कहा, कुछ दिन पहले जो हुआ था जैसे किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि स्कूल गेट पर खड़े आधे लोगों ने भी सुन लिया। उसने आगे कहा, कुछ दिन पहले डायनेस्टी क्लब हाउस में किसी ने मैडम सी को देखा और पागलों की तरह उनके पीछे जाकर चिपकने की कोशिश की। आखिर में उसे वहां से बाहर नहीं निकाल दिया गया था। मैंने झो मिंग की तरफ देखकर कहा, झो मिंग बस कर। गुयान झो ने तुरंत कहा, तुम बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हो। तुम हर बार उसके लिए बोलने क्यों लगते हो? फिर उसने कहा, और सी परिवार की बड़ी बेटी सी याओ, उसे साफ साफ तुम पसंद हो, लेकिन बाई छेन को देखो, वो बेशर्म बार बार सी याओ के पीछे पड़ा रहता है। उसकी बात खत्म होते ही आसपास खड़े लोगों में जोरदार हंगामा मच गया। मैंने शांत होकर पूछा, तुम्हें पक्का यकीन है कि उसके पीछे मैं पड़ा हूं? वह तुरंत बोला, बिल्कुल पक्का, किसी ने अपनी आंखों से देखा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अपनी आंखों से देखा है? तो फिर बताओ, आखिर देखा क्या था? फिर मैंने कहा, वैसे कितना अच्छा इत्तेफाक है, मेरे पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। सोचा आज सबके साथ शेयर कर दूं। मैंने फोन निकालते हुए कहा, पहले स्क्रीनशॉट में गुयान झो को सी याओ से एक गिफ्ट मिल रहा है और उसका टोन ऐसा है जैसे वो बहुत शुक्रगुजार हो। फिर मैंने कहा, लेकिन दूसरे स्क्रीनशॉट में गुयान झो अपने एक दोस्त के साथ बैठकर सी याओ के खराब टेस्ट का मजाक उड़ा रहा है और यहां तक कह रहा है, एक बार मुझे इससे बेहतर कोई मिल गया तो फिर सी परिवार की परवाह कौन करेगा। मेरी बात खत्म होते ही पूरी भीड़ कुछ सेकंड के लिए एकदम शांत हो गई। फिर अगले ही पल वहां जोरदार हंगामा मच गया। गुयान झो ने घबराकर कहा, बाई छेन तुम, ये स्क्रीनशॉट तुम्हें कहां से मिले? तुमने इन्हें फर्जी बनाया है। फिर उसने सफाई देते हुए कहा, मैं भला ऐसी बातें कैसे कह सकता हूं? मैंने शांत आवाज में कहा, ये फर्जी नहीं है, तुम अपना फोन निकालो और चैट रिकॉर्ड सबके सामने देख लो, तभी पता चल जाएगा कि सच क्या है। मैंने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सबके सामने अपना फोन निकालने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे? सभी लोगों की नजरें एक साथ गुयान झो पर टिक गईं। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट साफ दिखाई दी।
बेशक वो अपना फोन निकालने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तभी किसी ने पूछा, यानझो, क्या ये सच है? क्या तुमने सच में सी परिवार की बड़ी बेटी के बारे में ऐसी बातें कही थी? गु यानझो ने तुरंत कहा, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम लोगों को मेरी बात पर भरोसा करना होगा। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बाई छेन, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम्हें मेरी बदनामी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है? तुम्हारे फोन में कुछ और भी छिपा हुआ है क्या?